हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल्स। सब लोग रेडी हो? आज का ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोगों के जो भी न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और स्पेसिफिकली ये चैप्टर के अंदर है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं। प्लस उसमें अगर आप लोगों ने प्रॉपर फोकस कर दिया तो उसके एमसीक्यूज भी बहुत सारे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो एनसीईआरटी के इल्यूस्ट्रेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहला इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फिक्स रहेगी। यहाँ पर बोला हुआ है ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल्स इन ए फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बोल दी है, कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन है। आगे बोला हुआ है एट पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस एंड टाइम। यहां पर देखो ये कौन सा फील्ड दिया हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां पर बोला हुआ है 6.3 × जे डायरेक्शन में वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। और प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? एक्स है। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इक्वल टू होता है E क्रॉस बी, वेक्टर में E क्रॉस बी। अभी यहां पर देखो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को बोला हुआ है जे डायरेक्शन। यहां पर एक्स की जगह पर अगर हम लोग देखें तो वो आई डायरेक्शन हुआ। तो आई गिव्स जे क्रॉस, तो यहां पर कौन सा वाला हो सकता है? के। तो मैग्नेटिक फील्ड भले ढूंढे उसके पहले हम लोगों ने क्या ढूंढ लिया? उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होने वाली है? के डायरेक्शन होने वाली। अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों को पता है कि C इज इक्वल टू E/B। तो अभी सब्जेक्ट यहां पर किसको बनाना है? B को बनाना है। तो E/C। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6.3/C की वैल्यू। तो C की वैल्यू 3 × 10⁸. तो यहां पर हम लोगों को बच्चों इसको सिंप्लीफाई जब करने जाएंगे तो उसका आंसर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना मिल जाएगा? 2.1 × 10⁸. यूनिट क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला। जब भी बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसके यूनिट के साथ फाइनल आंसर को वाइंड अप करने की हैबिट रखो। चलो ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। ऑल क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का इल्यूस्ट्रेशन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है? द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। चलो मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर देखो हमारे पास पूरा फॉर्मूला अवेलेबल है, राइट। तो यहां पर हम लोगों को पूछा हुआ है व्हाट इज दी वेवलेंथ, यानी कि लैम्बडा निकालना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो बच्चों यहां पर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन को हम लोग अगर कॉमन फॉर्म में लिखें, जो वेव का इक्वेशन होता है जिसको हम लोग वेव इक्वेशन बोलते हैं, तो वो किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वेव इक्वेशन जो होता है वो कैसा होता है? तो कि y इज इक्वल टू a sin ωt प्लस और माइनस kx। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो t के साथ जुड़ा हुआ होता है वो कौन होता है? ओमेगा होता है, जिसको हम लोग एंगुलर स्पीड बोलते हैं। और x के साथ जो जुड़ा होता है वो कौन होता है? वेव कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी यहां पर सबसे पहले हम लोगों को निकालना है वेवलेंथ। बच्चों इसके सॉल्व करने के लिए पहले कंपलसरी आपको फॉर्मूला सही से आने चाहिए बच्चों। फॉर्मूला मस्त क्लियर है तो आराम से ये सारे सम हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले निकालते हैं वेवलेंथ, लैम्बडा। तो यहां पर वेवलेंथ का किसके साथ रिलेशन होता है? के साथ। यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हियर के इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/λ होता है। तो के हमारे पास यहां पर अगर ये डेटा के अकॉर्डिंग देखने जाए तो के हमारे पास कितना है? तो कि के की वैल्यू यहां पर एक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है तो ये पूरा क्या हो गया? अपना के हो गया। तो यहां पर वहां से अगर हम लोग लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाए तो वो क्या आएगा? 2π/k। तो 2 × 3.14 के की वैल्यू कितनी है? 0.5 × 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेवलेंथ का आंसर हम लोगों को मिल जाएगा।
तो वेवलेंथ आएगी इसकी 1.256 इंटू 10⁻⁻² मीटर। बच्चों यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। तो प्लीज ये जब भी वीडियो देख रहे हो तो साथ में पैरेलल में अपना कैलसी रखो ही, ताकि उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, अभी सेकंड क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेव की क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो वहां से अगर f को सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये क्या आएगा? ओमेगा अपॉन 2π हो जाएगा। तो वहां से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। तो चलो सेकंड के अंदर, उसी के अंदर ये हमने फर्स्ट निकाला, अभी सेकंड आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा हमारे पास कितना अवेलेबल है? तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर t का जो कोफिशिएंट है वही हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 कंसिडर करेंगे। चलो बच्चों इसको सॉल्व करो। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आएगा? 2.388 इंटू फ्रीक्वेंसी है, अभी पावर यहां पर अगर ऑब्जर्व करें तो 10 कितना हर्ट्स बचेगा? 10। और यूनिट कौन सा आएगा? हर्ट्स। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर हो गया। तो यहां पर फर्स्ट हमारा केस डन हो गया ए। अब आगे क्या पूछा हुआ है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन बनाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही आएगा। बस यहां पर ये चीजें ध्यान में रखनी है, जो के साथ जो जुड़ा होता है ना, वो क्या दिखाता है? प्रोपोगेशन दिखाता है। हमने क्लास 11 वेव्स चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है। तो के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो हमारे ये वाले केस के अंदर ये जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बोला हुआ है? वाई डायरेक्शन में बोला हुआ है, राइट। तो यहां पर हम लोगों को अभी क्या निकालना है? तो कि हम लोगों को प्रोपोगेशन की डायरेक्शन पता है x है, मैग्नेटिक फील्ड की पता है y है। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आने वाली है? k आएगी, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होने वाले हैं, प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट अस सी कि भाई किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाए। तो यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का पूरा फॉर्मूला एज इट इज ले लेना है बच्चों, एज इट इज। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बनाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E। तो सबसे पहले E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो B नॉट हमारे पास है ही है, B नॉट। तो यहां पर किस तरह से निकलेगा? तो कि C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट, देयरफॉर E नॉट इज इक्वल टू C इंटू B नॉट हो जाएगा। तो अभी यहां पर E नॉट की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। C की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁸ और B नॉट कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻7। तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर E नॉट की वैल्यू और एक 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 वोल्ट पर मीटर। ये अपना E नॉट आ गया। तो अभी यहाँ पर ये y डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, प्रोपोगेशन x डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? z डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कौन सा रहेगा? E ऑफ Z इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज एज इट इज, सिर्फ यहां पर B नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा? E नॉट साइन kx प्लस ओमेगा t। तो यहां पर अगर E नॉट की वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा 60 साइन k की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t। दैट इज इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए इक्वेशन हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? तो चलो आगे बढ़े अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट एंड सेकंड सम थोड़े से आप लोगों को वो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर सेकंड नंबर का जो है उसके अंदर से थोड़ा फॉर्मूला पता होना है। जैसे कि कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/d होता है,
तो वो फॉर्मूला हम लोगों को आज सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक फिगर दिया हुआ है आप लोगों को। उस फिगर के अंदर बोला हुआ है कि कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, ईच ऑफ रेडियस कितनी बोली हुई है 12 सेंटीमीटर। मतलब कि हर एक कैपेसिटर की जो रेडियस है, रेडियस वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, मतलब 0.12 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया जो है वो कितना हो सकता है, पाई आर स्क्वायर जितना हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो डी जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। बोले तो 5 × 10⁻² मीटर, क्योंकि सबको सेम यूनिट में लेके चलना पड़ेगा। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, कौन से सोर्स से, यानी कि कोई बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और उससे चार्ज किया जाता है। देन द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। मतलब कि ये जो करंट आ रहा है IC वो कितना है बच्चों 0.15 एम्पियर, और वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स वैल्यू है। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट के अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो सबसे पहले कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो बच्चों हम लोगों को पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ε0A/d। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले ए का आंसर यहां पर बनाते हैं, C = ε0A/d। अभी ε0 बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, यस वेरी गुड 8.854 10⁻²। ए निकालना है तो प्लेट का एरिया जो है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 3.14। गेट रेडी विथ योर कैलकुलेटर। और आर जो है वो कितना है 0.12 स्क्वायर। तो सॉरी 0.12 के बाद cm नहीं रहेगा, ओनली मीटर हो जाएगा बच्चों। सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है हमने। अपॉन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट से विद योर कैलकुलेटर। तो कितना आंसर बनेगा बच्चों। और कैपेसिटर जो है तो वो हम लोगों को पता है उसका यूनिट फैराडे में होने वाला है। तो यहां पर आएगा 80 × 10⁻² फैराडे। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 80 पिको फैराडे। चलो भाई, पहला काम हो गया हमारा, कैपेसिटेंस मिल गया। ये बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो वो ये 2-3 टुकड़ों में भी पूछ सकते हैं, राइट। आप लोगों को ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये पूरा एग्जाम्पल पूछे। चलो अभी क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चों याद करो कैपेसिटर का जो हार्ट इक्वेशन होता है, ए के अंदर ये पहला आंसर और ए के अंदर दूसरा आंसर। तो बच्चों याद करो कि Q = CV वाला फॉर्मूला होता है, फ्रॉम Q = CV। तो अगर यहां पर दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन ले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dQ/dt = CdV/dt। देयरफॉर dV/dt और dQ/dt को क्या लिख सकते हैं, करंट, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चार्ज की वैल्यू वेरी हो रही है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा IC/C। IC करंट हमारे पास यहां पर देखो अवेलेबल है। तो यहां पर IC का अगर आंसर बनाए तो IC की वैल्यू कितनी लेनी है 0.15/C। C का देखो आंसर हम लोगों ने यहां पर निकाला, ये यहां पर आप लोग देख सकते हो कि C का आंसर हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहां पर 80 पिको यानी कि 10⁻² करेंगे। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो dV/dt का आंसर ला सकते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो बच्चों, ये 80 पिको फैराडे को हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा 1.87 × 10⁻⁹। यूनिट क्या बनेगा बच्चों, dV/dt वोल्ट पर सेकेंड। वेरी गुड, वोल्ट पर सेकेंड। सही है बच्चों। चलो अपना ये फर्स्ट केस डन हो गया। सेकंड में क्या पूछा हुआ है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। कौन सा करंट चाहिए, अभी देखो ये IC करंट है, दो प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
आईडी करंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर चलो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो बी डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी बच्चों, तो आईडी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। याद आया? डी फाई ई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज रहने दो, डी बाई डी टी। फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ई, और वहां पर देखो तो अगर देखने जाए तो कॉस जीरो हो जाएगा, राइट? ए और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये यहाँ पर कॉस की वैल्यू जीरो कंसीडर कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा डी अपॉन डी टी। दो प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों खत्म हो जाएंगे बच्चों, तो यहां पर क्या बचा? डी बाई डी टी, ए इंटू सिग्मा, ए इंटू सिग्मा। ये चार्ज का डेंसिटी का कुछ शो कर रहा है, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां पर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई सी। तो आई डी का आंसर किसके जितना हुआ? आई सी जितना। और आई सी का आंसर कितना है बच्चों? आई सी का आंसर है 0.15 एम्पियर। तो आई डी भी कितना रहेगा? 0.15 एम्पियर। मतलब कि ये वाले केस के अंदर आई सी आई डी दोनों क्या रहने वाले? इक्वल रहने वाले। आई सी और आई डी दोनों क्या रहने वाले? इक्वल। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, सी में क्या पूछा हुआ है। इज किरचॉफ फर्स्ट रूल जंक्शन रूल, फर्स्ट रूल मतलब KCL इज वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। यस बच्चों देखो ये वैलिड है, क्यों है? तो कि यहां पर देखो बच्चों आईसी करंट और आईडी करंट दोनों क्या है? सेम है। मतलब अगर ये प्लेट के पास यहां पर अगर जंक्शन एज्यूम करें तो वो जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.15 आ रहा है। और जो आउटगोइंग करंट है वो कितना है बच्चों? 0.15 है। तो एक प्लेट में से इन आ रहा है वो करंट 0.15, वो प्लेट में से बाहर निकल रहा हुआ 0.15। तो यहां पर भी 0.15 ही होगा, और यहां से जो बाहर निकलेगा दैट इज ऑल्सो आईसी करंट, तो वो भी 0.15। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? यस यस किरचॉफ्स जंक्शन रूल valid for this arrangement. Because here IC is equal to ID. यहां पर कौन हो रहा है? IC एंड ID कैसे हो रहा है बच्चों? सेम हो रहा है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाले सम की ओर आगे बढ़े। ओके, सेकंड नंबर का एक्सरसाइज का सम, इसके अंदर हम लोगों को क्या बोला हुआ है? सेम आगे जैसा ही है बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसके अंदर। यहां पर बोला हुआ है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन फिगर 8.6 यस मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगेन बच्चों वहां पर 12 सेंटीमीटर थी, ये एग्जाम्पल के अंदर कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर कैपिटल R इसकी रेडियस को बोले तो वो कितनी दी हुई है बच्चों? हम लोगों को 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, और कैपेसिटेंस यहां पर बोल दिया है, वहां पर बोला नहीं था। कैपेसिटेंस कितना है बच्चों? यहां पर 100 पिकोफैराड है। मतलब कि यहां पर अगर देखें तो गिवन कौन कौन सी चीजें हैं? कैपिटल R जो है दैट इज 6 इंटू 10⁻² मीटर। C की वैल्यू कितनी दी हुई है? दो प्लेट के बीच में 100 पिकोफैराड है, 100 इंटू 10⁻12 फैराड है। ओके, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, यानी कि VRMS ऑल्सो गिवन 230 वोल्ट। अभी आपको बोला हुआ है सप्लाई विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज ऑल्सो गिवन एंड दैट इज 300 रेडियन पर सेकेंड। इतनी चीजें गिवन है हम लोगों को इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्या क्या ढूंढने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले पूछा हुआ है
व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, व्हाट यू हैव टू फाइंड दिस IC। अब देखो बच्चों, यहां से ये पूरा जो है वो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग XC बोले तो वो कितना होता है 1/ωc जितना होता है, राइट। प्लस यहां पर जो है वो सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है VRMS, और बोला कुछ नहीं है तो ये RMS वैल्यू हो गई, पिक वैल्यू नहीं लेनी है बच्चों, ये RMS लेनी है। तो अब IRMS अगर निकालना है तो यहां पर हम लोगों को पता है कि जो IRMS होता है वो AC सर्किट के अंदर VRMS/Z होगा, और यहां पर हमारे केस के अंदर ओनली कैपेसिटिव सर्किट है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा XC हो जाएगा, और XC का आंसर कितना होगा 1/ωc। तो यहां पर IRMS इज इक्वल टू VRMS, XC इज इक्वल टू 1/ωc, तो यहाँ पर ωc उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। और ये बच्चों हमें ओमेगा दिया हुआ है रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा गिवन है। तो यहाँ पर VRMS कितना है हमारे पास 230 वोल्ट, ओमेगा यहाँ पर कितना है 300 है, और C की वैल्यू कितनी लेनी है 3 इंटू कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर देखने जाए तो यहाँ पर इस सर्किट को अगर सॉल्व करने जाते हैं तो IRMS का करंट का आंसर कितना आएगा, यहाँ पर देखो 2 12 से निकल गए तो 2 2⁻10, तो यहाँ पर IRMS हम लोगों को मिलेगा 6.9 10⁻6 एम्पियर, 6.9 इंटू 10⁻6 एम्पियर। समझ आ रहा है बच्चों, 6.9 इंटू 10⁻6 एम्पियर, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या पूछा हुआ है, इज कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों जस्ट आगे के एग्जांपल में हमने देखा IC इज इक्वल टू क्या हो गया था ID, जब कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट रहता है तब। तो यहां पर लिख सकते हैं यस IC इज इक्वल टू ID, और उसका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस न्यूमेरिकल में है बच्चों। अगर आप लोगों को और डिटेल देखना है तो वो थोड़ा पीछे करके चेक कर लो। तो इसका आंसर कितना आएगा 6.9 इंटू 10⁻6 एम्पियर, 6.9 इंटू 10⁻6 एम्पियर। सेकेंड में क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ B एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ये बच्चों बहुत ही मस्त चीज पूछी हुई है, 3 सेंटीमीटर, और यहां पर भी कौन सी जगह पर बोला हुआ है फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। बिटवीन द प्लेट मतलब कि यहां पर देखो ये एक लाइन जा रही है और दो प्लेट के बीच में 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो 3 मतलब उसका आधा हुआ बच्चों। ये जो रेडियस है अगर उसको स्मॉल r नाम दे तो दैट इज 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻2 मीटर। और इस यहां पर अगर कोई पॉइंट P ले लेते, कोई भी ये सरफेस पे, तो उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोगों को एम्पियर लूप लो कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो वो लूप लो अगर लेते हैं तो वो क्या होता है B.dl इज इक्वल टू μ0 IC प्लस ID। यहाँ का जो करंट होता है दैट इज IC, और यहाँ का जो करंट होता है दैट इज ID, और हमने देखा IC एंड ID तो कैसे है, इक्वल है। तो यहां पर क्या आएगा, सॉरी C के अंदर हेयर फ्रॉम एम्पियर्स लूप लॉ B.dl इज इक्वल टू μ0 IC प्लस ID, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। अभी इस फॉर्मूला के अंदर देखो IC का आंसर कितना है 0 लेना है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को बच्चों जो बात करनी है ना दो प्लेट के बीच में करनी है। ऐसी एक सर्कुलर प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, दोनों के बीच में एक्सिस पे सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर पे, तो 3 सेंटीमीटर दूर पे हमने एम्पियर लूप ले लिया, एक एम्पियर लूप ले लिया। अब 3 सेंटीमीटर में से जितना करंट जा रहा है वही करंट हमें लेना है। तो वो दो प्लेट के बीच में सिर्फ कौन सा करंट जीवंत है, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं बच्चा पार्टी कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको निकालो और यहां पर
IC की वैल्यू खत्म करो। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी B जो है एट P पॉइंट इज इक्वल टू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ID डैश लेना पड़ेगा। क्यों बच्चों ID डैश लिया, क्योंकि देखो ID करंट जो है ना वो बच्चों ये पूरे में से जो जा रहा होगा ना, दो प्लेट के बीच में से जो पूरा करंट, दैट इज एक्चुअल ID। बट हमें पूरा नहीं लेना है, हम लोगों को तो सिर्फ कितना लेना है, इतने टुकड़े के लिए लेना। तो यहाँ पर आधे टुकड़े के लिए कितना होगा, तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा लॉजिक चलाना पड़ेगा यहाँ हम लोगों को। यार ID जो है वो कितने का है, तो कि पाई कैपिटल R स्क्वायर, कैपेसिटर की एक प्लेट का जो एरिया रेडियस है उसके अकॉर्डिंग। और हमें कितना चाहिए, तो ID डैश के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा होगा, पाई R स्क्वायर जितना हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाए तो ID डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ID इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। पाई पाई खत्म हो गए, तो यहाँ पर ID डैश कितना बचा बच्चों, ID स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ID स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है और कैपिटल R 6 है, तो यहाँ पर 3 अपॉन 6 का स्क्वायर। दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ID इंटू 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है। अभी बच्चों इसको यहां पर पुट कर सकते हैं, और यहां पर B ऑफ P अगर देखने जाए तो पूरे क्लोज लूप स्मॉल r रेडियस, और यहां पर पता होना है जो लूप लेते हैं ना उसकी रेडियस कंसीडर करनी होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल r। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ID डैश कितना लेना है, तो कि ID इंटू 0.5 का स्क्वायर। देयरफॉर B ऑफ P इज इक्वल टू, अभी ये सारी चीज को सिंप्लीफाई करें, 4 3.14 कैलसी रेडी रखो बच्चों, 10⁻⁷। ID का आंसर यहां पर है 6.9 इंटू 10⁻�6, उसके साथ 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, 2 इंटू 3.14 इंटू R हमारे पास स्मॉल r लेना है, स्मॉल r 0 और 3 सेंटीमीटर था तो 3 इंटू 10⁻²। इसका परफेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो हम लोगों ने रेशियो करके सेट किया हुआ है, तो दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों गए, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो B ए P पॉइंट कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 115 इंटू 10⁻13 टेस्ला। 115 इंटू 10⁻13 टेस्ला मिल जाएगा। समझ आ रहा है ये वाला। तो अभी आपको पूछा है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ B एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां पर हमारा जो आंसर हुआ है वो किसका हुआ है, ये तो हमारा RMS आंसर हुआ है। तो अभी हम लोगों को कौन सा आंसर निकालना है, एग्जैक्टली पीक वैल्यू। सो एम्पलीट्यूड ऑफ B एट P पॉइंट इज इक्वल टू B RMS इज इक्वल टू B नॉट अपॉन √2। Therefore B नॉट इज इक्वल टू √2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.41 इंटू B RMS का आंसर कितना आया हुआ है, 115 इंटू 10⁻13, 115 इंटू 10⁻13। तो इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोगों को B नॉट का आंसर कितना मिलेगा, 1.626 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या रहेगा बच्चों, टेस्ला। यूनिट क्या रहेगा, टेस्ला रहेगा। समझ आ रहा है बच्चों ये वाला सम, और ये काम का सम है भाई, क्योंकि इसके अंदर देखा हम लोगों ने C का आंसर किस तरह से निकाला हुआ है। कॉन्सेप्ट अगर मस्त है तो बच्चों हम लोग एकदम फ्लो में जाने वाले हैं, और साथ साथ इसीलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स आते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ। अभी बच्चों इसके अंदर छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो MCQ में भी आ सकते हैं, राइट। सो प्रॉपर फोकस रखना।
what physical quantity is the same for X-ray of wavelength 10 raised to minus 10 meter, red light of wavelength 6800 Armstrong and radio wavelength of 500 नैनोमीटर। अभी ये तीनों के लिए कौन सी चीज सेम है? तो बच्चों हम लोगों को दो तीन चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि कोई भी वेव होता है तो बच्चों उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स। किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो सोर्स के ऊपर। अगर सोर्स चेंज होगा तभी जाके वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो यहां पर हमारा सोर्स तो इन सब का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना, एक्सरे, गामा, इंफ्रा, माइक्रो, सबका सोर्स तो कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो वेवलेंथ है वो एंड वेव स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये चीज ऑलवेज दिमाग में सेट रखना। फ्रीक्वेंसी जो है वही एक सोर्स के ऊपर डिपेंड है, बाकी सारी चीजें जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो अभी यहां पर हम लोगों को बोला हुआ है कि ये तीन टाइप के जो वेव्स है, एक्सरे है, रेड लाइट है और तीसरा बोला हुआ है रेडियो वेव। तो इन सब में सेम रह रहे, ये तीनों वैल्यू सेम रह रही है। तो वो कब पॉसिबल है? जब उन लोगों का वेव स्पीड कैसा होगा? कांस्टेंट। मतलब ये तीनों कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहे होंगे? सेम मीडियम के अंदर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ऑल वेव हैव इक्वल स्पीड इन सेम मीडियम and different speed in different। तो अभी ये तीनों के अंदर क्यों सेम चल रहा है? क्योंकि ये वाली चीज इसके अंदर अभी फुलफिल हो रही है। सेम मीडियम मतलब कि वैक्यूम के अंदर तीनों अगर ऑब्जर्व करने जाए तो तीनों की वेवलेंथ कांस्टेंट एज इट इज रहने वाली, क्योंकि वहां पर वैक्यूम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये वाली चीज, ये थोड़ा थियोरेटिकल का टाइप क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पर मीडियम सेम तो स्पीड सेम, मीडियम चेंज तो स्पीड चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 8.4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन ए वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। देखो बच्चों प्रोपोगेशन डायरेक्शन दे दी है, अभी हम लोग कंफ्यूज नहीं है, पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। एग्जैक्टली, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? तो बच्चों यहां पर देखो, सबसे पहली चीज प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में? जेड। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड डायरेक्शन के अंदर है। तो के इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, और ये अगर प्लस है तो ई कौन सी डायरेक्शन में होगा? आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे गिव्स के। तो ये फुलफिल हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई में है और मैग्नेटिक फील्ड अगर जे में है तो प्रोपोगेशन को कहां जाना पड़ेगा? के में जाना पड़ेगा। चलो अभी हम लोगों को क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ पता चल गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन। वो कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा? एक्स में होगा। और बी जो है वो इन ए डायरेक्शन ऑफ जे, मतलब वाई डायरेक्शन। चलो इतनी चीजें डन है बच्चों, राइट। अब यहां से अगर आगे देखें तो ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। इफ प्रोपोगेशन इज इन जेड डायरेक्शन, तब जाके ये वाला वार्ता करनी है, ये वाली स्टोरी हमें बनानी है, वरना नहीं बनानी है। ओके, अभी यहां पर पूछा हुआ है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज। देखो अभी फ्रीक्वेंसी बोली हुई है, यहां पर एफ कितना दिया हुआ है? 30 मेगाहर्ट्ज।
मतलब 30 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स। व्हाट इज द वेवलेंथ, लैम्बडा कितना होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लैम्बडा निकालना है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला चल सकता है, तो यहाँ C इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू C बाई एफ। C की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेनी है, 3 इंटू 10⁸। F कितना है, 30 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये 30 10⁻⁷ हो जाएंगे, तो 7 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना बनेगा हमारा 10 लैम्बडा, 10 मीटर बचेगा। चलो लैम्बडा आ गया, डायरेक्शंस के बारे में पता चल गया। चलो ये वाला सम समझ आ गया बच्चों, एकदम आसान सा सम था। आगे बढ़ते हैं। ओके 8.5 नंबर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन में बोला है रेडियो कैन टर्न इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज, मतलब ये फ्रीक्वेंसी की रेंज दे दी हम लोगों को बैंड। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। तो यहाँ पर बच्चों दो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ बनने वाली है, और यहाँ पर एक चीज़ तो पहले से फिक्स है भाई कि यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्बडा होता है। और बच्चों यहाँ पर देख सकते हो F इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा होता है। अब बच्चों यहाँ पर F जिसका ज़्यादा वेवलेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी। तो जिसका यहाँ पर देख सकते हो ये जो है वो F मैक्स है और ये कौन है, F मीन है। और बच्चों C की वैल्यू है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स है। तो चलो हम लोग लैम्बडा मीन और लैम्बडा मैक्स निकाल दे तो हम लोगों को वेवलेंथ की रेंज मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पर सो रेंज ऑफ वेवलेंथ अगर देखने जाए तो यहाँ पर लैम्बडा मैक्स अगर लेना है तो C अपॉन क्या लेना पड़ेगा, F मीन लेना पड़ेगा। समझना, C अपॉन F मीन, C 3 इंटू 10⁸, F मिनिमम कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁶। इसको सिंप्लीफाई करें तो लैम्बडा हम लोगों को मिलेगा मिनिमम 25 मीटर। तो ये हो गया लैम्बडा मैक्स चाहिए, लैम्बडा मैक्स यहाँ पर 25 नहीं है, तो मिनिमम का आंसर 40 मीटर मिलेगा। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, यस एग्जैक्टली लैम्बडा मीन। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी पड़ेगी, C अपॉन एफ मैक्स, C 3 इंटू 10⁸ अपॉन 7.5 की जगह पर अभी कौन आ जाएगा 12 मेगाहर्ट्ज, तो 12 इंटू 10⁶। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा बच्चों 25 मीटर। कितना हो जाएगा 25 मीटर। चलो तो यहाँ पर वेवलेंथ की रेंज कितनी आई, फ्रॉम 25 मीटर टू 40 मीटर, ये वेवलेंथ की रेंज आ गई, ये फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए। डन है बच्चों, आगे बढ़े। 8.6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 8.6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहां पर बोला हुआ है हम लोगों को कि ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज। एक पार्टिकल है वो उसकी मीन पोजीशन के अराउंड क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। कितनी फ्रीक्वेंसी से 10⁹ हर्ट्ज। तो मतलब कि ये जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, राइट, तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी मोशन में है, मतलब आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा तो सेटअप हो ही गया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। अब बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की होगी और वही उसके प्रोपोगेशन की होगी। तो वहाँ पर अगर कोई मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही मैग्नेटिक फील्ड की है और वही प्रोपोगेशन की होगी। तो याद रखना बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव, ऑल आर सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्टिकल की है 10⁻⁹, तो ये भी कितनी रहेगी बच्चों 10⁹ हर्ट्ज। नो चेंज, अगर सोर्स चेंज होगा तो ही वो चेंज होगी, मैंने आगे ही बताया था। सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है बच्चों। तो ये कितनी रहेगी 10⁹ हर्ट्ज। आगे बढ़े 8.7 नंबर, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट हैव ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ओके बच्चों, ये कौन सी चीज दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया, B0 मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे बोला हुआ है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। अरे बाप रे, ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो यहां पर C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0, देयरफॉर E0 इज इक्वल टू CB0। C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, B0 कितना दिया हुआ है हम लोगों को 510 नैनो मतलब 10⁻⁹। तो यहां पर E0 का आंसर अगर देखने जाए तो कितना हो जाएगा 1.53 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है तो कोई हमें भी सामने से कुछ डायरेक्शन का मेंशन नहीं करना है, सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा है तो एम्पलीट्यूड का आंसर बताओ। ज्यादा अगर करने जाओगे कुछ गलत होगा तो मार्क्स कट सकते हैं, मगर अगर हम लोगों को पूछा है उतना ही दिखाया हुआ है तो बेस्ट है, राइट। ओके चलो आगे बढ़े। यस, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E0 गिवन है, राइट, and that frequency is 50 megahertz, determine B0 ओमेगा K and लैम्बडा। ये सारी चीज़ें निकालनी है, सारी चीज़ें निकालने के लिए हमने आगे ऑलमोस्ट इक्वेशंस बनाए हुए थे, राइट। तो हम लोगों को पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, राइट, वो E का हो या B का हो, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T माइनस KX। जो भी डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर E और B की डायरेक्शन सेट होगी। और B का अगर देखने जाए तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B0 साइन ओमेगा T माइनस KX। अगर ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन X है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Y में और मैग्नेटिक फील्ड होगा Z के अंदर, राइट। X, Y, Z तीनों परपेंडिकुलर हो गए। तो अभी हम लोगों को ओमेगा और K मिल जाए और E0 B0, E0 तो हमारे पास है, B0 अगर मिल जाए तो हम लोग दोनों के इक्वेशन यहाँ पर जो बोला हुआ है वो भी निकाल सकते हैं। तो पहले ये आगे के डेटा निकाल दे, वो भी हम लोगों को सपोर्ट करने ही वाले हैं दोनों केस के अंदर। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले A के अंदर B0 निकालना है, तो यहाँ पर C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0। तो यहाँ पर B0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E0 अपॉन C। E0 कितना है 120, 3 × 10⁸। तो यहाँ पर 340 हो जाएगा। तो यहाँ पर B0 का आंसर कितना हो जाएगा ये वाले सम के अंदर 4 × 10⁻⁻7। -7 यूनिट कौन सा रहेगा, टेस्ला रहेगा। चलो अभी यहाँ पर हम लोगों को निकालना है ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2π f 2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 मेगा यानी 10⁶। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो इसका आंसर हम लोगों को कितना मिल सकता है, ओमेगा का आंसर 3.14 इंटू 10⁸। ओमेगा का यूनिट क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है तो ओमेगा का यूनिट आएगा रेडियन पर सॉरी रेडियन पर सेकेंड। तीसरा क्या पूछा हुआ है, के पूछा हुआ है। तो यहां पर आपको याद होना चाहिए कि ओमेगा अपॉन के वेव की जो स्पीड होती है, वेव स्पीड की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो वो होती है v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। और वेव की जो स्पीड होती है वो हम लोगों को पता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो वो c जितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट जितनी, तो वो हो जाएगा ओमेगा अपॉन के। तो वहां से अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन सी। ओमेगा हमने अभी देखो निकाला हुआ है 3.14 10⁸।
अपॉन सी 3 इंटू 10⁸8। तो यहां पर के का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों 1.047। और बच्चों यहां पर भी के का यूनिट अगर बनाना है तो रेडियन है और ये मीटर में होता है तो रेडियन पर मीटर। चलो हमारे पास के की वैल्यू भी आ चुकी है बच्चों, राइट। तो यहां पर अभी लास्ट कौन सी चीज बाकी बची हुई है, यस लैम्बडा। तो बच्चों के है, लैम्बडा चाहिए, तो यहां पर ही यार सी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा फ्रॉम, तो यहां पर लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। इस चैप्टर में देखो हर एक जगह पर स्पीड जो है वो बच्चों हमने 3 इंटू 10⁸8 ही ली है, क्योंकि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸8। एफ की वैल्यू यहां पर कितनी है 50, पावर कितना बनेगा 10⁶। इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो लैम्बडा हम लोगों को कितना मिल जाएगा 6 मीटर मिल जाएगा। लैम्बडा हमारे पास आ गया 6 मीटर। अभी देखो सारे डेटा अवेलेबल है, तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, बी का आंसर निकालना है बच्चों, बी का आंसर। तो बी के लिए फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी। तो यहां पर सिर्फ अभी क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी, तो यहां पर E जो है वो अगर y डायरेक्शन में लिया हुआ है तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है 120, साइन एज इट इज रहेगा बच्चों। ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 3.14 इंटू 10⁸8, 3.14 इंटू 10⁸8 टी माइनस के की वैल्यू कितनी लेने वाली है 1.047 इंटू एक्स, ये हो गया ई का आंसर। और बच्चों अगर आपने के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा तो भी कुछ गलत नहीं है भाई, वो भी सही ही है। इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चों, वोल्ट पर मीटर, और न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बी ऑफ जेड कितना हो जाएगा तो बी ऑफ जेड के लिए बी नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻7 साइन 3.14 इंटू 10⁸8 टी माइनस 1.047 एक्स, और उसका यूनिट क्या रहेगा टेस्ला। ये दोनों के एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है बच्चों, सही है। तो ये उसका भी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़े। सबको बच्चों यूनिट के साथ सेट करना। देखो मैं हर बार बोलता रहता हूं यूनिट इज मस्ट, यूनिट इज मस्ट। विदाउट यूनिट अच्छा नहीं लगता फिजिक्स का न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, ये 8.9 नंबर के क्वेश्चन के अंदर देखो हम लोगों को थोड़ा ये पूरा लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है, बट याद रखना बच्चों एग्जाम के अंदर ये पूरा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, कोई भी एक वेवलेंथ के लिए पूछेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक वेवलेंथ के लिए प्रॉपर समझते हैं, उसके बाद बाकी की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है उसके रिलेवेंट मैं यहाँ पर आंसर आपको सीधा शो करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पर सबसे पहले देखने जाए तो द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करो, रेडियो, शॉर्ट रेडियो, लॉन्ग रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, एक्सरे, गामा रेज, ये सब हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन में होती है, वो भी पता है। इज गिवन इन द टेक्स्ट। यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू HF, वो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ फोटोन एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कौन सी यूनिट में लेनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लेनी है। फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन इमर्जिस, कौन से वे पे वो इमर्जिस हो रहा है वो भी निकालना है। इन दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बच्चों देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेडियो वेव से, तो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज में अगर देखने जाए तो वो कौन सी रेंज में आती है 3 इंटू 10⁸8 हर्ट्ज। ये बच्चों याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी एक की बढ़ेगी तो उसके अपोजिट में वेवलेंथ कम होती जाएगी, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो रेडियो वेव कम फ्रीक्वेंसी से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा आने वाली है, बट हमें निकालना है अभी एनर्जी। तो एनर्जी के लिए सीधा फॉर्मूला है हियर फ्रॉम
E इज इक्वल टू HF। अब H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। H की वैल्यू क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हम लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में हम लोगों को उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 6.62 इंटू 10⁻34 वाला। तो यहाँ पर 6.10⁻34। F कितना है? तो कि 3 इंटू 10⁸8। ये अगर आंसर बनाएंगे तो ये बच्चों आंसर हमारा जूल में आएगा, जो हमारा एनर्जी का SI यूनिट है। बट हमें कौन सा यूनिट में चाहिए? EV में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 जो से E की वैल्यू होती है वो करना पड़ेगा। तो आंसर कौन से यूनिट में हो जाएगा? EV के अंदर। तो बच्चों ये आंसर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने जाते हैं, इसको अगर मोड़ी सिंप्लीफिकेशन करें तो इसका आंसर हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 1.241। और बच्चों EV के अंदर है तो याद रखना पावर के साथ उसको EV में कन्वर्ट करना, पावर के साथ EV में कन्वर्ट करना। बच्चों क्या करना है? तो कि जो भी प्लैंक्स कांस्टेंट है वो और C की वैल्यू पुट करो और उसके बाद डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। जब जूल से EV में जाना है, जब जूल से EV में जाना है तो क्या करना है? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, वहां से आगे बढ़े तो देखो दूसरे बाकी सारे केसेस के लिए मैंने सीधा कैलकुलेशन यहाँ पर रख दिया। पहले केस के लिए समझा दिया। अभी दूसरे केस के अंदर याद रखना, दूसरा जो वेव आ रहा है दैट इज माइक्रोवेव। अभी फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ती जाएगी, तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻11 हर्ट्ज, ये याद रखनी पड़ेगी बच्चों अगर कोई वेव के लिए पूछा जाता है तो यहाँ पर उसका जो एनर्जी का आंसर EV में आएगा दैट इज 4.14 इंटू 10⁻4। तो ये जो वेव है वो याद रखना जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्टेन टाइप्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब। किससे प्रोड्यूस हो रहा है? सर्टेन टाइप्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा जो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इंफ्रारेड वेव्स, फ्रीक्वेंसी देखो धीरे धीरे अभी बढ़ रही है, वहां पर 10⁻11 था, यहाँ पर 10⁻13 पे पहुंचा। तो उसका आंसर EV के अंदर कितना हो जाएगा? 4.141 इंटू 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वेव जो है उसके जो मेन सोर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो कि याद रखना वो रेडिएशन के थ्रू होता है। और वो भी याद रखना एटॉमिक एंड मोलिकुलर एक्साइटेशन जब होता है उस टाइम पे हम लोगों को ये वाला एनर्जी लेवल देखने को मिलता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट्स का जो फ्रीक्वेंसी रहता है दैट इज 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं हमारे अलग अलग कलर कोडिंग्स को। तो उसका आंसर अगर EV में बनाने जाते हैं तो वो कितना आंसर आता है? 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पर इसके सोर्स ऑफ जनरेशन की बात की जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज द सोर्स ऑफ दिस। जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में जो ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके कारण ये वाली एनर्जी हम लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट वाला अगर देखें तो अल्ट्रावायलेट लाइट्स। अल्ट्रावायलेट लाइट्स की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो कितनी रहती है बच्चों? 10⁻15 हर्ट्ज। बड़ी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कम होती जाएगी, तो उसका एनर्जी का आंसर कितना आता है? 4.141 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके लिए जो सोर्स है दैट इज एक्साइटेड एटम्स इमिट्स अबाउट द रेडिएशन। एक्साइटेड जो एटम्स होते हैं जिसका कारण जो रेडिएशन से इमिट होता है उसके रिलेवेंट ये फ्रीक्वेंसी सेट होती है। एक्सरे की बात करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ी अगेन उसका एनर्जी का आंसर हो गया 1.242 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो ये बढ़ने लगा एनर्जी का आंसर भी। तो यहां पर याद रखना व्हेन हाईली energetic electrons collides and lose all of its energy suddenly, उस टाइम पे ये रेडिएशन निकला। कोई भी अगर फुल स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी के साथ कोलाइड हुआ तो उसकी सारी एनर्जी वो जब लूज करता है तो उस टाइम पे हम लोगों को इतनी एनर्जी का आंसर मिलता है, राइट। तो वो रेडिएशन के थ्रू इतनी एनर्जी इमिट होती है। अब आता है गामा रेस। गामा रेस की होती है फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻20 हर्ट्स। गामा रेस के अंदर अगर हम लोग देखने जाए तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी बनती है? 1.242 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका जो रेडिएशन है, राइट, तो वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज द सोर्स ऑफ द रेडिएशन। मतलब गामा रेस को जो इंड्यूस करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। आगे तक एटम्स थे, अभी कौन आ गया? न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के कारण ये एमिट होते हैं।
ओके, नेक्स्ट वाला सम, तो हम लोगों ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सब के हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बेस पे एनर्जी निकाली और उसके जो सोर्सेस है उसके बारे में डिस्कस किया। अगेन आई रिपीट, वो क्वेश्चंस जो है बच्चों टुकड़ों में पूछ सकते हैं, पूरा क्वेश्चन एक साथ पूछेंगे तो आपको 4 मार्क्स के अंदर पूछना पड़ेगा उन लोगों को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ है इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड फिक्स हो गई है भाई 3 × 10⁸. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली एट द फ्रीक्वेंसी, एफ कितना दिया हुआ है हमारे केस के अंदर अभी 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। एंड एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का है, एम्पलीट्यूड है तो उसको ई नॉट से डी नोट किया जाएगा 48 वोल्ट पर मीटर। बच्चों एम्पलीट्यूड वर्ड लिखा है याद रखना, इसीलिए हमें ई नॉट ही लेना है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, व्हाट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ। तो यहां पर सबसे पहले c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू c अपॉन एफ। अभी तो आप लोग इसके अंदर प्रो हो चुके हो बच्चों, c की वैल्यू 3 × 10⁸. अभी यहां पर f की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर हम लोगों को वेवलेंथ 0.015 मीटर मिल जाएगी। वेवलेंथ कितनी मिल जाएगी 0.015 मीटर बच्चों। अभी दूसरा क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओ हो बच्चों, सेकंड के अंदर क्या पूछा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर ही ले लेते हैं भाई। तो E अपॉन बी इज इक्वल टू होता है C, E अपॉन बी इज इक्वल टू होता है C, देयरफॉर बी नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन C। E नॉट की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी है 2 × 10⁻48, 3 × 10⁸8, तो यहां पर ये वाला हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻7। यूनिट कौन सा आएगा टेस्ला। बच्चों प्लीज खुद से प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल के अंदर जितनी प्रैक्टिस ज्यादा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट है, जितने जल्दी समझ सको उतना जल्दी समझ लो। शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हम लोगों को सी के अंदर तो प्रूव करना है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के एवरेज डेंसिटी कितनी होने वाली है, सेम होने वाली है। तो यहां पर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, रो ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, और एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होता है, रो बी इज इक्वल टू, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो रो बी का आंसर कितना आता है 1/2 म्यू नॉट इंटू बी आर एम एस स्क्वायर, राइट। तो यहां पर अभी देखो हमारे पास जो यहां पर इन दोनों का फॉर्म है, तो यहां पर हम लोग अगर रो ई अपॉन रो बी कर दे, इसको 2 नंबर दे देते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सॉरी बच्चों, यहां पर ये म्यू जो है वो कहां पर आएगा 1/2 बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आएगा, राइट। अब सही है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहां पर रो ई अपॉन रो बी, तो ये 1/2 खत्म हो गए, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन यहां पर हो जाएगा बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ई अपॉन बी आर एम एस होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो बच्चों ई अपॉन बी क्या होता है, सी का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों आपको ये चीज भी पता होगी कि C इज इक्वल टू होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 1/c स्क्वायर।
ये दोनों खत्म हो गए, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर रो ई अपॉन रो बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रो ई इज इक्वल टू रो बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बच्चों क्या होती है, इक्वल होती है, वो हम लोगों ने प्रूव भी किया, जो हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसका एंड करें। ओके, बाय एवरीवन।